ओके जी, लास्ट वीडियो में मैंने जो है ना ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आई और ब्रोंकाई के ऊपर तीन के ऊपर डिस्कस कर दिया है। होप सो मज़ा आ गया होगा आपको। फिर भी अगर कोई मसला हो या कोई गलती हुई तो बता देना। अच्छा, अभी जो है ना वो नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटो यूरिनरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सॉरी। ठीक है, अब जीआईटी के ऊपर जो है ना वो क्या फंक्शन है, देखो। जीआईटी के ऊपर सिम्पैथोमाइमेटिक का क्या फंक्शन है, जब देखो हम भाग रहे होते हैं ना, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जीआईटी सिस्टम सारे का सारा रुक जाता है। ये तो नहीं कि हम भाग रहे हैं और खाना खा रहे हैं, हमारे पीछे कुत्ता लगा और हम खाना खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है हमारे सिंपैथेटिक एक्टिव फंक्शन को, जो है ना जितना भी सिंपैथेटिक फंक्शन है ना जीआईटी का, उस सिंपैथेटिक जो है ना जीआईटी के फंक्शन को सिंपली डिक्रीज़ करता है। बस ये इतना काफ़ी है। और इसके क्या तफसील बतानी है कि मतलब जो होता है ना वो स्फिंक्टर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। अगर स्टोमिक की बात करूँ, जो स्फिंक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट करके जो है ना, ठीक है, तो वो जीआईटी के फंक्शन को जो है ना वहीं पे रोक देती हैं सारे का सारा, मज़ीद कुछ नहीं है हमारा। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। अच्छा, जेनिटो यूरिनरी जो है ना मोस्टली जो है ना स्टूडेंट्स वो भूल जाते हैं। उनको मैं एग्जांपल अगर दूँ ना, देखो ये जो आपने देखा होगा अमूमन टीवी के अंदर जो कोठे वाली जो सेक्स वर्कर्स होते हैं ना, ठीक है, वो जब अपना वो जो भी गंदा काम करना, जो भी, जब पुलिस आ जाती है तो उनका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उनका जितना भी सेक्स ड्राइव होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो भागने लग जाते हैं। याद रहेगा। तो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, फंक्शन सारे के सारा, यूरन भी बनना कम हो जाएगा, जेनिटल आर्गन की जो है ना वो भी सारे के सारे सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे। मेरी ये एग्जांपल याद करना, इंशाल्लाह आपको एमसीक्यू गलत नहीं होगा। तो सिंपैथेटिक इफेक्शन क्या होगा, जेनिटो यूरिनरी पे और जीआईटी पे दोनों पे ऊपर खाना भी बंद कर दिया और सेक्स वगैरह करना भी, मतलब यूरिन पेशाब करना भी, और बाकी सारे जो है ना जेनिटल आर्गन से रिलेटेड काम ख़त्म कर दिए हैं जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। ओके हो गया। अगर हाँ, अब पूछा जाता है कि ब्लैडर के ऊपर फिर वो कैसे करता है। देखो ब्लैडर के ऊपर जो है ना, अगर आपने सेकंड ईयर की एनाटमी कौन सी पेरेनियम वाला पढ़ा हो ना, तो उसके अंदर जो है ना वो ब्लैडर का बताया होगा, उसके ऊपर एक ट्राइगोन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर डेट्रोजर मसल होते हैं। तो आपने बता देना है, देखो जो है ना अगर, चलो बता देता हूँ। जीआईटी का पहले देखो, जीआईटी में क्या है, हमारे वाल जो थे ना वो रिलैक्स कर जाती हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें इजीली। वाल रिलैक्स कर जाएगी, ठीक है। स्विंक्टर जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही है ना, स्विंक्टर जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने बताया स्टोमिक के स्विंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, वाल ये रिलैक्स हो जाए ताकि स्टोर कर लें, मज़ीद खाना हज़म ना करें, खाने वाली एक्टिविटी सारी ख़त्म हो जाए। वो ये वाले रिलैक्स रिलैक्स, स्विंक्टर कॉन्ट्रैक्ट, सारे का खाना खाना एक दफ़ा स्टक हो गया, स्टोर हो गया। तो स्विंक्टर कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, अल्फ़ा वन मीडिएटर के ज़रिए। जबकि वाल जो होता है ना रिलैक्स कैसे करेंगी, बीटा टू, मतलब बीटा टू वेजोडाइलेटर है तो ये वाल को रिलैक्स कर देगा। स्विंक्टर के ऊपर अल्फ़ा वन एक्ट करेंगे और क्या कर देगा इसको कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आप करें अल्फ़ा वन स्विंक्टर के ऊपर, बीटा टू जो होता है ना वो, अल्फ़ा वन क्या था वेजो कंस्ट्रिक्टर, बीटा टू वीजो डायलेटर, तो ये दोनों ने काम करके इसका एक्टिविटीज़ को कम कर दिया। अब आ जाए ये ब्लैडर के ऊपर, मैंने कहा था ब्लैडर ट्राइगोन होता है, तो जो होता है ना ब्लैडर ट्राइगोन वो क्या करता है, वो रिलैक्स करता है। रिलैक्स कैसे करेगा, बीटा टू से, ठीक है। जबकि जो यूरिनरी के ऊपर स्विंक्टर्स होते हैं ना, स्विंक्टर्स, ठीक है, एक मिनट, जो यूरिनरी स्फिंक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि जितना भी यूरिन है वो यहीं पे रहे। ये ना हो कि बंदा भाग रहा है और यूरिन उसका निकल रहा है साथ साथ, ऐसे तो नहीं ना होता, ठीक है, कुत्ता पड़ा और वो उसका अपना यूरिन अपना निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्फिंक्टर जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट किससे करेंगी, अल्फ़ा वन से। तो वो कहानी दोनों की आलमोस्ट जीआईटी की और सेम है, सिर्फ लोकेशन का फ़र्क है। और यहाँ पे जो है ना वो ट्राइगोन जो होती है ना, आप बता देंगे यहाँ पे ट्राइगोन के ऊपर जो डेट्रोजर मसल होते हैं, ठीक है, उसकी जो रिलैक्सेशन कराती है बीटा टू, क्योंकि जब डेट्रोजर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जितना भी यूरिन होता है वो निकलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हमने वो निकालना नहीं है, इसलिए हमने डेट्रोजर मसल को रिलैक्स करवाना है बीटा टू के जरिए, स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि यहाँ पे स्टोर हुआ यूरिन बाहर ना नहीं आए ना फिर भागते हुए, तो अल्फ़ा वन उसको कॉन्ट्रैक्ट करा दे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसे ना समझे रिवाइंड करके देख ले। तो ये हो गया ब्लैडर से रिलेटेड सारे का सारा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ जेनेटो यूरिनरी, तो अल्फा और बीटा रिसेप्टर वही कह रहा है। इसके अलावा वो कह रहा है अल्फा टू रिसेप्टर जो है ना वो डिक्रीज़ करता है साल्ट और वाटर सेक्रीशन इन इंटेस्टाइन, मतलब सारी की सारी सेक्रीशन को डिक्रीज़ कर देता है। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ रहेगी, और लेट मी चेक, इस ब्लैडर के ऊपर ट्राइगोन होता है, स्फिंक्टर एरिया तो वो प्रोस्टेटिक, मतलब जो होता है, अगर मेल की बात करें यहाँ तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है, ठीक है।
तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, वो क्या करता है, वो भी होल्डिंग करता है। अगर ये प्रोस्टेट बड़ा हो जाए, हाइपरप्लेजिया जो हम कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, उसके लिए भी हम अलग से ड्रग्स देते हैं जो कि इसकी रिलैक्सेशन को कम करके रिलैक्सेशन करवा के, अगर ये मर्दों के अंदर प्रोस्टेट बड़ा हो जाए तो यूरिन जो है ना उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, वो अच्छी तरह यूरिन सिक्रीट नहीं करता, और उसको वो ऐसा मर्द कहता है कि वो मुझे ना यूरिन के ड्रॉप्स आते हैं। तो उस पेशेंट के लिए भी हम रिलैक्सर्स देते हैं ताकि वो आ जाए। वो हम नेक्स्ट कहानी डिस्कस करते हैं, आ जाएगी क्लिनिकल एस्पेक्ट के अंदर। और हाँ, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है ना वो है वेस्कुलर सिस्टम। इसका क्या चक्कर है, अभी यहीं पे समझा दूँ, चलें लेट्स ट्राई इट। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम के ऊपर जो होता है ना वो इफ़ेक्ट किस किस चीज़ का है, आपने पहले लिखना है अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट, उसके बाद नंबर 2 पे लिखना है अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट, नंबर 3 पे लिखना है बीटा एगोनिस्ट। सॉरी यार राइटिंग के लिए, क्योंकि मैं जल्दी में लिख रहा हूँ ताकि वीडियो शार्ट से शार्ट बने, नहीं तो इतनी गंदी मेरी राइटिंग नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने काफ़ी करम नवाजे की है, बस नज़र से। डोपामीन, एक तो इस घड़ी को भी उतारना पड़ेगा, पसीना देखे मेरे हाथों। एनीवेज, मे भी यार किसी की एक की हेल्प हो जाए तो मुझे खुशी मिलती है। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, अल्फ़ा 1 किसके लिए था, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अल्फ़ा 2 किसके लिए था, बीटा 2 सॉरी किसके लिए था, हमारे पास रिलैक्सेशन के लिए था। बीटा 1 जो था ना वो था जेजी सेल प्लस हार्ट के लिए था। ठीक है, रिवाइज़ करवा रहा हूँ। इसके अलावा जो था ना डोपा जो था ना वो रीनल प्लस स्प्लेंजनिक वेसल के लिए था। ऐसे ही ना, ये आपने रिमाइंड साथ साथ करते जाना है, रिमाइंड करेंगे तभी आपको ये अच्छे आएंगे। अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट का वेसल, ब्लड वेसल के ऊपर जो है ना इफेक्ट क्या होगा, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन, इससे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, स्मूथ जितने भी मसल है ना, लेट मी ओके, स्मूथ मसल जो होता है ना इसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी। ब्लड वेसल की जो मेरे स्मूथ मसल आपको नज़र आ रहे हैं ना वेन्स के अंदर, पता नहीं यहाँ पे कहाँ नज़र आएंगे, मैं भी पागल हूँ। ठीक है, एनीवेज एक्सपोज कर, जब जिम करके आते हैं तो ये हालत हो जाती है हमारे बाजुओं की। ओनली बॉयज़ एंड जिम लवर कैन गेट दिस। एनीवेज, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। पेरिफेरल से ब्लड प्रेशर जो होता है ना हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा जो होता है ना वो किडनी से रेनिन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। देखो ना यार, ये देखो, अगर एक्सपोज करें, ये देखो ये पाइप है, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल पाइप है, अगर इसकी मैं अल्फ़ा 1 डालूंगा तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तब कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हमारे पास इसका साइज़ छोटा हो गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका मतलब ज़्यादा हो गई है। तो यूँ ही रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा हुई है तो हमारे पास इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है ना वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो हमारे पास जो है ना, हमारे एक होता है बैरो रिसेप्टर हमारे, जिसकी अयोटिक और कैरोटिड साइनसिस होती है ना, आपने फिजियो के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा। बैरो रिसेप्टर वो डिटेक्ट करते हैं, ओ माय गॉड ब्लड प्रेशर तो इतना ज़्यादा हो गया, तो ये फ़ौरन अपनी ना वेगल नर्व की जो है ना एक्टिवेशन करवा देती हैं। अब वेगस नर्व जिसे हम C10 नर्व कहते हैं, 10 क्रेनियन नर्व, हेड एंड नेक के अंदर आपने पढ़ा होगा या न्यूरोनाटमी, वो जाके हार्ट के ऊपर जो होता है ना वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करवा देगी। बीपी इंक्रीज हुआ, बैरो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, ओ माय गॉड ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा, इसको कम करो फ़ौरन। उसने अपना वेगल जो है ना वो रिस्पॉन्स दिया और हार्ट रेट को जाके कम करवा दिया, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में मतलब क्या, हार्ट बीट जो है ना वो कम हो जाना। एक ये हो गया अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट का एक्शन। अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट का देखते हैं। अल्फ़ा 2 में हमारे पास, अगर मैं कहूँ अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट की कोई एक एग्जांपल ले लो, सिपी निपल मैंने कहा था ना, क्लोनिडीन कुत्ते का बच्चा, मैंने कहा था ये इसके 2 एक्शन होते हैं ना। अगर हद से ज़्यादा दे दिया तो मैंने क्या कहा था कि ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर देता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया। जिसने नहीं देखे वो देखे, लाजमी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको घुमाएगा सवाल, समझ लेना आसानी से, ईजी हो जाएगा। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, वहाँ पर जो प्री सिनेप्टिक अल्फ़ा जो है ना वो रिसेप्टर्स उसको ब्लॉक कर देगा, यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन नहीं आएगा तो हमारे पास बीपी जो है ना वो कम हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट का काम ये हो गया कि हमारे पास ब्लॉक कर देगा अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा और हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, बीपी हमारे पास कम करेगा, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बीटा एगोनिस्ट हो गया। बीटा एगोनिस्ट में क्या था, मैंने कहा था बीटा 1 होता है और एक होता है बीटा 2 हो गया। ठीक है, बीटा 1 जो होता है ना वो हार्ट के ऊपर एक्ट करता है, हार्ट की
कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और कोनोट्रोपिक इफेक्ट करता है। ये लास्ट में मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ देखो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, जल्दी जल्दी पंप करवाएगा बीटा 1 एगोनिस्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना जिस तरह प्रोटीरानोल हो गया, ये दोनों बीटा 1 और बीटा 2 दोनों के ऊपर एक्ट करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन वाले टॉपिक में। बीटा 2 जो होता है ना वो एल्ब्यूटारोल हो गया। जिस तरह बीटा 2 एगोनिस्ट ADI मैंने बताया था ना, ब्यूटारोल। तो वही आपको अगर टेबल याद है तो आप ड्रग का नाम इजीली लिख रहे हैं ना, मुझे वो टेबल याद है, मैं खुद ब खुद लिखते हैं, एल्ब्यूटारोल हो गया। वो क्या करेगा, ये बीटा 2 रिलैक्सर करवाता है, रिलैक्सेशन करवा रहा है। ये भी मैंने ऑलरेडी बताया। तो स्केलेटल मसल की आपने बता देना रिलैक्सेशन करवा रहा है, मसल रिलैक्सेशन बीटा 2, ठीक है। अब स्केलेटल मसल की जो ही रिलैक्सेशन करवाएगी तो हमारे पास BP जो है ना वो कम हो जाएगा। अब BP कम हुआ तो हमारे पास फिर बेरो रिसेप्टर कहेंगे ओ माय गॉड BP तो कम हो गया, ये क्या करेंगे, अपना एक्शन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ करेंगे कि हार्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, कंपनसेट करें। तो इसके लिए हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा देगा। अल्फ़ा 1 ने रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया करवाया, बीटा 2 ने रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाया। कंसेप्ट इजी है, समझ लो। जिसे ना समझा रिवाइंड करके देख ले, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब रह गया डोपामीन का। डोपामीन में क्या आ जाता है, D1 रिसेप्टर अगर हम बात करें तो मैंने कहा था D किडनी में आता है, तो ये रीनल प्लस स्प्लेंचनिक वेसल के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या करवाएगा, उसकी वेजो डायलेशन करवा देना। डिग गया है डोपामीन, D से डिग गया, वेजो डायलेशन करवा दिया इसने। अब वेजो डायलेशन से क्या होगा, BP हमारा कम होगा। BP हमारा कहाँ काम होगा, रीनल के अंदर और स्प्लेंचनिक वेसल के अंदर। सो अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट एक्शन BP इंक्रीज। अगर यार पेज मुक तो नहीं गए, ओके, यहाँ पे खूबसूरत सा मैं लिख देता हूँ। अभी होप्स हो कि वो कंसेप्ट थोड़ा सा जिसने नहीं समझा इसका स्क्रीनशॉट ले मारो, ठीक है, और इसको अच्छे से समझ लो, नहीं तो मैं दोबारा अभी नेक्स्ट भी बता देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार के इसको अच्छे से कंसेप्ट को समझो। देखो सिंपल वर्ड में पूरी कहानी का खुलासा, अल्फ़ा 1 जो एगोनिस्ट है ना, ठीक है, उन्होंने क्या करना है, मैंने बताया कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होना है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। पेरिफेरल रेजिस्टेंस से क्या होगा, BP हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। BP बढ़ने की वजह से जो बैरो रिसेप्टर जाएंगे, बैरो रिसेप्टर ने क्या करना है, वेगल रिस्पॉन्स देना है और हमारे हार्ट रेट को कम करवा देना है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। अब ये मैं खुलासा लिख रहा हूँ। अल्फ़ा 2 ने क्या काम था, जिस तरह क्लोनिडीन था, इसने क्या करना, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके BP को हमारे पास ब्लड प्रेशर को कम करना है, ठीक है। मतलब ये हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में दे देते हैं। उसके बाद हम बीटा एगोनिस्ट के ऊपर आ जाएं। बीटा 1 का मैंने बताया था, ये क्या करता है, हार्ट के ऊपर एक्ट करके उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाता है, मतलब टैकीकार्डिया करवाता है। जबकि बीटा 2 जो था, जिस तरह एल्ब्यूटारोल हो गया, ये क्या करवा रहा था, BP को कम करवा रहा था, और BP कम हुआ, बेरो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ और इसने रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाना है। दिल कहेगा कि मैं जल्दी जल्दी करूँ, BP कम हो रहा है, इसको कंपनसेट करूँ, तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इसने करवा दिया। डोपामीन ने वेजो डायलेशन करवा देनी है, डोपामीन ने, तो जिसकी वजह वो डिग जाएगा। तो अगर हमारे पास BP इंक्रीज़ हो जाए तो हमारे पास अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट जो है ना वो एक्टिवेट करेंगे। ये वाला BP इंक्रीज़ हुआ, अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट एक्टिवेट हुए, इन्होंने क्या करवाना है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। तो ये हमारा सारा एक्शन हो गया। अभी भी अगर किसी को समझ ना आए ना तो वो उसका अल्लाह हाफ़िज़ है यार। अपनी तरफ से कोशिश की है, बाकी रिवाइंड करके देख लेना और समझने की कोशिश करना। बाकी अपने टीचर्स से जो है ना वो कंसल्ट कर लेना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अभी बीटा ब्लॉकर्स का यार थोड़ा सा मैंने चलिए यहीं पे बता देता हूँ जल्दी से, ताकि एक ही वीडियो में आपका सारा कवर हो जाए। हमें नई नई वीडियो क्या बनानी है। देखो हार्ट के ऊपर जो है ना, देखो 2 तरह के होते हैं, एक बीटा 1 होता है और एक बीटा 2। ये तो बच्चे को बताना, बीटा ब्लॉकर्स इसीलिए हम देते हैं, तो बीटा 1 और बीटा 2। लेकिन बीटा 1 जो होता है ना, आपने बताया ज़्यादा डोमिनेटेड है हार्ट के ऊपर, मतलब इसकी ये ज़्यादादारी बीटा 1 की ज़्यादा है, डोमिनेटेड। बीटा 1 ने क्या कराना, मैंने बताया था, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करवा रहा है और उसकी जो है ना वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसने
हार्ट रेट को बीटा वन ने इंक्रीज़ करवाना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाना है। ये मुझे कहाँ से पता चला? मैंने वो ऑलरेडी जो टेबल रटा हुआ था, ये वाला बीटा वन वाला, जुनैद का दिल, जो मैंने निमोनिक बताया था, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है स्टिमुलेट हार्ट रेट एट फोर्स, स्टिमुलेट रेनल, वो हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो रेनल की बात नहीं करेंगे। हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी के दोनों को इंक्रीज़ करवा दिया। हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाना मतलब मैं कह देता हूँ पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, पॉजिटिव क्रोन। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी की इंक्रीज तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो बीटा वन का काम पॉजिटिव कोनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। अब इसको कलेक्टिवली हम अगर अब जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हुई, हार्ट रेट इंक्रीज, मतलब इन शॉर्ट मैं कह दूँ कि हार्ट की कंडक्शन इंक्रीज हुई है। ऐसे ही है ना, कंडक्शन ज़्यादा होगी तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करेगा। तो इसको मैं कह देता हूँ पॉजिटिव ड्रोमेटोट्रॉफी, ठीक है, मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज हो गया। अब देखो एक तो ये बीटा वन का काम होगा, डोमिनेट हो गया। इसके अलावा बीटा वन ने क्या किया था, जेजी सेल के ऊपर जाके जुनैद का दिल जो है ना, मतलब मैंने कहा था ना, तो क्या कहा था, रेनन की रिलीज़ को बढ़ा दिया। अब रेनन रिलीज़ इंक्रीज़ हो गया तो रेनन क्या कह रहा था, वो भी क्या कह रहा था कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवा रहा था। तो बात वही आ गई, हार्ट के ऊपर उसका इफ़ेक्ट एटलीस्ट जाके आ रहा है। अच्छा, अब बीटा टू का थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ। इसका जो है दो जगह पे एक्ट है। एक हमारे पास आता है इंसुलिन और एक हमारे पास लीवर, मतलब पेंक्रियाज और लीवर दोनों के ऊपर इसका इफेक्ट। इंसुलिन पेंक्रियाज से याद है ना इन शॉर्ट, तो लीवर और पेंक्रियाज के ऊपर इंसुलिन की बीटा टू क्या करता है, रिलीज़ को ज़्यादा करता है, ठीक है। इंसुलिन की रिलीज़ को पेंक्रियाज से बढ़ा देता है बीटा टू, जबकि लीवर में क्या करता है, मैंने कहा था ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। तो मैं बता देता हूँ, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल मतलब ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है। इसी वजह से मैंने लास्ट में बताया था कि हम क्यों बीटा टू नहीं देते डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि बीटा टू देने से लीवर के ऊपर एक्ट करेगा, ग्लाइकोजन जितना भी स्टोर है ग्लूकोज में, ग्लूकोज से वो पहले इस बेचारे को डायबिटीज़ है तो ग्लूकोज लेवल फिर बढ़ जाएगा, तो वो डायबिटीज़ वाला वैसे ही मर जाना हाइपर ग्लाइसीमिया की वजह से। इस वजह से हम क्वेश्चन आता है कि बीटा टू हम क्यों नहीं दे सकते ये डायबिटिक पेशेंट को, तो वो ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो लीवर के ऊपर एक्ट करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एफसीपीएस के अंदर भी ये एमसीक्यू आया हुआ, मैंने खुद देखा हुआ, ठीक है, आपने नहीं भूलना। और ये एनुअल एग्ज़ाम के अंदर मैंने देखा हुआ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इसका फिनोमेना थोड़ा सा समझ लो। जब भी जो है ना वो ग्लूकोज हमारे पास जो है ना लीवर से ब्लड के अंदर आता है ना, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बीटा टू रिसेप्टर ने एक्ट किया, ग्लूकोज हमारे पास लीवर से ब्लड के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस के ज़रिए आ गया, तो इसके साथ क्या आएगा, पोटाशियम जो है ना आयन, वो भी ग्लूकोज के साथ ही निकल आएगा ब्लड के अंदर, लीवर से ब्लड के अंदर जो है ना वो पोटाशियम आयन भी बाहर निकल आया। अब क्या होगा, ब्लड के अंदर एक तो ग्लूकोज ऑलरेडी ज़्यादा था, उसके अलावा जो है ना वो पोटाशियम आयन भी ज़्यादा हो गया। अब दिल वाले पेशेंट के अंदर दोनों, पोटाशियम भी दिल के लिए ख़तरा है और ग्लूकोज जो है ना वो इंसुलिन की नहीं मान रही तो डायबिटीज़ के लिए ख़तरा हो गया। तो फिर क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज जो होता है ना नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है, फिर हमने एक ऐसा अमल करना है कि ये ग्लूकोज पेरिफेरल टिश्यू में जाए, क्योंकि जहाँ ग्लूकोज जाना है सिंपल वर्ड में वहाँ पोटाशियम जाना है। अगर यहाँ से यहाँ पे रह गए तो हाइपर कैलीमिया हो जाना है, ठीक है। हमने हाइपर कैलीमिया से भी बचाना है और हाइपर ग्लाइसीमिया से भी बचाना है। तो हम इस पेशेंट को इंसुलिन देंगे, ठीक है, इंसुलिन लेवल ज़्यादा बढ़ा देंगे। इंसुलिन क्या करेगी, ग्लूकोज को पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर ले जाएगी, ठीक है। अब देखो ये मसल है हमारे पास, ठीक है, सपोज करें यहाँ पे, यहाँ से ग्लूकोज ट्रैवल करेगा पेरिफेरल टिश्यू में इंसुलिन के इफेक्ट के, तो साथ ही जो पोटाशियम आयन है उसने भी ग्लूकोज के साथ ही पेरिफेरल में आ जाना है। तो जो हाइपर कैलीमिया हुआ था वो नॉर्मल होकर हाइपो में आ जाएगा, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। समझ आ गई, मतलब हाइपर कैलीमिया भी कम हो गया, हाइपर ग्लाइसीमिया भी कम हो गया। अगर ऐसा ना हो, ठीक है, मतलब इंसुलिन ना हो, तो इस पेशेंट के अंदर एक डायबिटीज़ हो जाए जिसे हम कहते हैं डायबिटिक हाइपरकलीमिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से पोटाशियम आयन जो है ना वो ज़्यादा हो चुका है, पसीना पसीना